हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बोरेन फैमिली का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। कल हम लोग बोरेन फैमिली में जो है पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बोरेन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स थे, मेंबर थे, उनके बारे में हम लोग पढ़े थे कि बोरेन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और लास्ट वन आपका थैलियम है। जैसा कि हम लोग बैक लेक्चर में पढ़े थे कि आपका जो बोरेन फैमिली है उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट फैमिली या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड भी कहा जाता है। और हम लोग कल जो है लास्ट वन में अकरेंस एंड अबंडेंस जो है पढ़े थे, बट उसके कुछ रिमेनिंग पार्ट बचे थे। हम लोग उसको जो है नेक्स्ट या नाउ अभी जो है पढ़ते हैं। तो कुछ रिमेनिंग उसके जो अकरेंस या अबंडेंस थे उसको हम थोड़ा देखते हैं, पढ़ते हैं। और आज ये हम लोगों का चौथा लेक्चर है और इस चौथे लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं बोरेन फैमिली को लेकर के। खास करके ये ऑल बोर्ड्स के लिए भी है, 11-12 के लिए भी है, बैचलर डिग्री के लिए है, पीजी के लिए भी है और नीट और IIT JEE लेवल का भी है जो है इसमें। तो काफ़ी इसमें हम जो है प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन एंड एडवांस लेवल को टच करेंगे और देखेंगे कितना जो है इसका वेटेज है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोरेन फैमिली देखा जाए तो बहुत ही अच्छा इसका वेटेज है, तो इसको हम देखते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बोरेन फैमिली के कुछ जो रिमेनिंग पार्ट थे, मीन जो ऑकरेंस थे वो हैं क्या। आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि ऑल थ्री एलिमेंट्स गैलियम, इंडियम एंड थैलियम अकर एज सल्फाइड्स। कह रहा है कि बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे हमारे, जो थ्री एलिमेंट्स हैं, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है, ये सल्फाइड्स के रूप में पाए जाते हैं। मीन्स ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, जबकि ये कंबाइंड स्टेट में सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। अदरवाइज स्मॉल अमाउंट ऑफ गैलियम आर फाउंड in the ores of the element adjacent to it in the periodic table। कह रहा है कि गैलियम का जो एक स्मॉल अमाउंट होता है या एक जो इसकी छोटी मात्रा होती है, आर फाउंड पाया जाता है इन द ओर्स ऑफ द एलिमेंट, है ना। इन द ओर्स ऑफ द एलिमेंट्स, तत्वों के ओर्स में या एस्क में पाए जाते हैं, जो इससे क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं इन द पीरियाडिक टेबल में। खास करके वो कौन से एलिमेंट हैं, वो है आपका एल्यूमिनियम है, जिंक है और जर्मेनियम होता है। एंड लास्ट वन आपका है कि ट्रेसेस ऑफ इंडियम एंड थैलियम आर फाउंड इन जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड ओर्स। कह रहा है कि इंडियम और थैलियम के जो कुछ ट्रेसेस होते हैं वो जिंक सल्फाइड में भी पाए जाते हैं तथा लेड सल्फाइड के ओर्स में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारा जो है जो कुछ अकरेंस एंड अबंडेंस था बोरेन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम को लेकर के, वो हमारे अकरेंस, वो हमारे अबंडेंस कंप्लीट हुए। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बोरेन फैमिली है मीन्स ग्रुप 13 एलिमेंट्स है, मीन्स हमारा जो थर्ड ए ग्रुप है। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं बोरेन से लेकर के एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की तरफ जब हम बढ़ते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम चलते हैं तो हमें क्या क्या चेंजेस या क्या क्या हैपनिंग जो है देखने को मिलती है, उसको जो है हम लोग वन बाय वन क्लियर करेंगे और थोड़ा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे कि आपका बोरेन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें हम बाय हेडिंग्स क्लियर करेंगे, वन बाय वन देखते हैं। वेरिएशन इन द पीरियाडिक टेबल इन ए ग्रुप, कि पीरियाडिक टेबल में किस टाइप की वेरिएशन होती है, किस टाइप की विविधताएं देखने को मिलती हैं जब हम कहाँ चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। तो आपका यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं मैंने लिख दिया है, बोरेन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। यहाँ पर बोरेन का जो कैरेक्टर है या बोरेन का जो फिजिकल स्टेट है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है और ये नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज का होता है। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज के साथ साथ ये कोवेलेंट
बॉन्ड ज़्यादा बनाता है या कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मिंग मोस्टली करता है। अदरवाइज हमारे जो 4 रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इनका जो प्रॉपर्टीज होता है ये नेचर में क्या होते हैं, मोर मेटालिक होते हैं और साथ साथ आयनिक फॉर्म में होते हैं, साथ साथ आयनिक फॉर्म में होते हैं। या हम कह सकते हैं कि बोरेन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम मीन्स हम जब टॉप से बॉटम चलते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, मीन्स हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, घटता है, और हमारा जो मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ता है। यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमारा क्या होता है, घटता है, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो आपका थैलियम है, इंडियम है, गैलियम है, एल्यूमिनियम है, ये चारों इलेक्ट्रॉन को फास्टली जो है रिमूव करते हैं, निकालते हैं, क्योंकि ये नेचर में मेटालिक बिहेवियर को शो करते हैं या नेचर में मेटालिक होते हैं, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। हम थोड़ा इजीली जो है इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है मेटालिक बिहेवियर को या मेटालिक कैरेक्टर को रखता है और आयनिक बॉन्ड तेजी से बनाता है। अदरवाइज हम बात करें कि बोरेन से होते हुए एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम होते हुए लास्ट थैलियम तक पहुंचते हैं, जो चेंजेस हमको देखने को मिलता है वो सारे चेंजेस या वो सारे हेडिंग्स 1 बाय 1 यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपका जो फर्स्ट वन है वो है एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, कि हमारा जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, इंक्रीजेस होता जाता है। एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो बोरेन का जो है 5 होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर एटॉमिक साइज हमारा बढ़ रहा है तो यहाँ पर बोरेन की जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं हमारी जो साइज है थैलियम तक वो क्या होने लगती है, लार्ज होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो टॉप से बॉटम जब चलते हैं तो मोर टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, और मोर टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने के नाते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी हमारा बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब बढ़ता है मोर टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के नाते साइज हमारी बड़ी होती जाती है। और जाहिर सी बात अगर साइज हमारी बढ़ रही है तो हम बात करें सीवीआर का। सीवीआर क्या है, आपका जो सीवीआर है वो है कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस क्या होता है, अगर हम बात करें कोवैलेंट रेडियस की तो ये विद इन द सेम मॉलिक्यूल, जैसे हमारा मान लिया जाए कि B2 हो जाए या Al2 हो जाए, होमोएटॉमिक, क्या होना चाहिए, होमोएटॉमिक। यहाँ पर एक बोरेन प्लस एक बोरेन, एक बोरेन एटम प्लस एक बोरेन एटम, फर्स्ट बोरेन एटम का न्यूक्लियस एंड सेकंड बोरेन एटम का न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से ये आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस यहाँ तक का डिस्टेंस, कोवैलेंट यानी फर्स्ट बोरेन एंड सेकंड बोरेन, या प्राइमरी बोरेन या सेकेंडरी बोरेन, दोनों आपस में किस बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ये बॉन्डेड हैं, लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। और अगर इनका सीवीआर निकालें, कोवैलेंट रेडियस निकालें, तो न्यूक्लियस से यहाँ तक का डिस्टेंस प्लस इस न्यूक्लियस से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो होगा यही हमारा क्या होगा, सीवीआर। क्या होगा, सीवीआर होगा, मींस कोवैलेंट रेडियस होगा। इस प्रकार हमारा जो सीवीआर है वो क्या होता है कि टॉप से बॉटम जाने पर सीवीआर हमारा बढ़ता जाता है, कोवैलेंट रेडियस हमारा बढ़ता जाता है। हम कह रहे हैं अगर बोरेन की एटॉमिक साइज ये है, तो अगर हम टॉप से बॉटम जा रहे हैं एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है तो थैलियम जाते जाते इसकी जो साइज है इतनी बड़ी हो जाएगी, और जाहिर सी बात है अगर थैलियम की साइज इतनी बड़ी हो गई तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर आप देखिए सीवीआर हमारा बढ़ गया है, बट यहाँ पर अगर देखा जाए सीवीआर तो इसके कंपेयर क्या है, कम है। तो इससे क्या है कि एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो सीवीआर बढ़ेगा, मींस कोवैलेंट रेडियस बढ़ेगा। ये हो गया। अब हम बात करते हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करें
तो जाहिर सी बात है भाई कि एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा, CBR बढ़ेगा, तो हमारा जो एटॉमिक या आयनिक रेडियस है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, वो भी क्या है, बढ़ेगा। अब एटॉमिक रेडियस जैसे आप ये सिंपली अभी देख लिए कि बोरेन, प्राइमरी बोरेन एंड सेकेंडरी बोरेन दोनों का क्या हो जाए, बॉन्डिंग हो जाए वाया कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर CBR निकालते हैं तो क्या होता है, बढ़ता है। अगर हम बात रेडियस की करें एटॉमिक फॉर्म में, तो यहाँ रेडियस क्या होगा, यहाँ कम होगा रेडियस, और लास्ट में नीचे जाते जाते क्या होगा, रेडियस बढ़ने लगेगा, लार्ज हो जाएगा। अगर आयनिक फॉर्म में है तो क्या प्रॉब्लम है, आयनिक फॉर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कह रहे हैं अगर सबके ऊपर प्लस चार्ज लग जाए, सबके ऊपर प्लस चार्ज लग जाए, तो प्लस चार्ज का फैक्टर जो होगा, चाहे बोरेन हो, एल्यूमिनियम हो, गैलियम हो, इंडियम हो या थैलियम हो, प्लस चार्ज है भाई सबके ऊपर है, बट क्या नाम, प्लस चार्ज का जो फैक्टर है वो फेल हो जाएगा। अरे भाई अगर साइज घट रही है तो सबकी साइज घटेगी, बट अगर जो इसका ओरिजिनल फैक्टर है कि टॉप से बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है, तो अपने आप में थैलियम का कहीं ना कहीं साइज लार्ज है और बोरेन का साइज क्या है, स्मॉल। तो अगर ये आयनिक फॉर्म में भी होंगे, यानी बोरेन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, प्लस चार्ज भी लग जाए तो भी इनका जो रेडियस है वो क्या होगा, बढ़ेगा। एंड थर्ड वन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी, या इसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। आप चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी आप इसको कहो, या चाहे आप इसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, बात एक ही है। यानी टॉप से बॉटम चलने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी या पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो डिक्रीजेज होता जाता है, घटता जाता है, वो जो है घटता जाता है। देखते हैं क्या है। अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की या आयोनाइजेशन एनर्जी की, अगर हम बात करें तो थोड़ा डेली लाइफ में टच होकर के हम लोग देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या। मान लिया कोई गैसियस न्यूट्रल एटम हो और उसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और आपका जो ये गैसियस न्यूट्रल एटम है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, निकालता है और अपने ऊपर एक प्लस चार्ज जनरेट करता है। अगर हम यहाँ देखें कि आपका जो गैसियस न्यूट्रल एटम है क्या है, न्यूट्रल स्टेट में है, तो कहीं ना कहीं साइज इसकी लार्ज है, बट प्लस चार्ज लगने से मीन्स आपका जो मेटल है मोनो पॉजिटिव जब हुआ, और मोनो पॉजिटिव जब हुआ यानी प्लस चार्ज जब लगा तो इसकी साइज स्मॉल हो जाती है। ऐसा कौन सी थ्योरी कहती है, उस थ्योरी का नाम है फजांस रूल। फजांस रूल या फजांस थ्योरी कहती है कि अगर किसी सेंटर मेटल एटम या कोई भी मेटल है अगर उसके ऊपर मोर टाइम्स पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी जो साइज होती है वो घटती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। बट साइज अगर उसकी घट रही है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ जाता है, क्योंकि उसके जो आउटर मोड सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफ़ी न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं उन पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से उनका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है और वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल सकते, क्योंकि उस पर न्यूक्लियस का ज़्यादा कैचअप होता है, ज़्यादा पकड़ होता है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान वहाँ पर ज़्यादा होता है, पोटेंशियल एनर्जी डाउन हो जाती है। या हम कह सकते हैं डेली लाइफ में कि वहाँ पर न्यूक्लियस का पेरेंटल केयर ज़्यादा होता है ऐसे इलेक्ट्रॉनों पर। या आप कह सकते हो कि आउटर मोड सेल के इलेक्ट्रॉन जो काफ़ी न्यूक्लियस के करीब हैं डेली लाइफ में, वो एज ए बेबी मीन्स आपका जो न्यूक्लियस है उसके काफ़ी कांटेक्ट में रहते हैं, उसके लाइफ में रहते हैं, वो आसानी से अदरवाइज के जो सोर्स हैं उसको आसानी से नहीं निकाल सकते। बात करते हैं तो हमारे जो बोरेन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम, टॉप से बॉटम जाते हैं तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी का मान जो हमारा वो क्या होता है, घटता है। ऐसा क्योंकि बोरेन में भाई इसकी साइज क्या है, स्मॉल है, और टॉप लास्ट वन जाते जाते साइज लार्ज होती जाती है। और कहीं ना कहीं अगर साइज लार्ज होती जाती है तो थोड़ा हम देखते हैं कि हमारा जो बोरेन है अगर साइज इसका ये तो इसका अगर ये न्यूक्लियस है
और ये हमारे क्या है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है या वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन है। तो साइज स्मॉल होने के नाते, मीन्स बोरेन का साइज स्मॉल होने के नाते यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर न्यूक्लियस का कैचअप ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेंगे, आसानी से नहीं निकलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है ना। यहाँ पर कूलॉम के नियम से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, कैचअप ज़्यादा है, या न्यूक्लियस का हम कह सकते हैं पेरेंटल गियर ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का जो मान आएगा या वैल्यू आएगा वो ज़्यादा आएगा, अधिक आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस आयनाइजेशन एनर्जी हम नेक्स्ट जो है क्लियर करते हैं कि थाइलियम है, सपोज दैट थाइलियम, और थाइलियम का साइज क्या है, लार्ज है। हमारा जो थाइलियम है उसका साइज लार्ज है, और इसके आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पर होते हैं, फारेस्ट होते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूरी पर है तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर जाएंगे, निकल जाएंगे, इसलिए जो है रिमूव कर जाएंगे, आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का जो कैचअप है इलेक्ट्रॉन के पास वो बहुत कम है, या हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मान है या वैल्यू है वो बहुत कम है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से कम एनर्जी दे करके आसानी से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, अधिक होता है, साइज स्मॉल होने के नाते। बट यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियस का पेरेंटल गियर क्या है, कम है। तो बात अगर हम करें बोरेन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की, तो यहाँ पर है कि अगर ये न्यूट्रल स्टेट में पांचों एलिमेंट हैं और उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो सबके ऊपर एक प्लस चार्ज जनरेट होगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, पांचों एलिमेंट के एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कम से कम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है खर्च होती है, कम से कम आयोनाइजेशन एनर्जी खर्च होती है। अदरवाइज जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते हैं या एक इलेक्ट्रॉन की बजाय दूसरा इलेक्ट्रॉन या तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो यहाँ पर क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि हम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं बाकी के जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन या लास्ट और इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के काफ़ी कांटेक्ट में जाता है, और न्यूक्लियस के काफ़ी कांटेक्ट में जाने से इलेक्ट्रॉन पर कैचअप दबाव ज़्यादा होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेंगे। और बाय द वे अगर वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है खर्च करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज कि न्यूक्लियर चार्ज क्या, कि अगर हम बात करें टॉप से बॉटम जाने पर न्यूक्लियर चार्ज में क्या चेंजेस देखने को मिलता है, तो न्यूक्लियर चार्ज में ये चेंजेस देखने को मिलता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है टॉप टू बॉटम जाने पर घटता है, अदरवाइज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर +3 चार्ज है और यहाँ पर क्या है, +1 चार्ज है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, घटता है, +3 है और +3 से +1 में ये जो है पहुँचता है। अगर यहाँ पर +3 है तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, बट +1 होने से न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। अदरवाइज नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की तरफ, कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है, जिसको हिंदी में विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, जिसकी साइन इस टाइप होती है कि इस टाइप हम इसको इंडिकेट करते हैं। कि अगर हम बात करें कि टॉप से बॉटम चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हमारी जो होती है वो घटती है, बट हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ वेरिएशन है, और वो वेरिएशन कुछ इस प्रकार है कि बोरेन का जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता है वो 2.0 होता है, और उसके बाद आपका एल्यूमिनियम आता है जिसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी 1.5 होती है। मीन्स कहीं ना कहीं बोरेन से हम एल्यूमिनियम जब चलते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होती है वो घटती जाती है। बट एल्यूमिनियम के बाद में कुछ एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है कि एल्यूमिनियम से जब हम गैलियम की तरफ चलते हैं तो एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होती है
1.5 से बढ़कर 1.6 हो जाती है। और जैसे जैसे हम इंडियम या थाईलियम की तरफ चलते हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 1.6 से 1.7, 1.7 से लास्ट वन 1.8 हो जाती है। तो ऐसे फैक्टर एबनॉर्मलिटीज के फैक्टर में आते हैं। लास्ट वन देखते हैं डेंसिटी। हमारा डेंसिटी क्या है, घनत्व क्या है, कि टॉप से बॉटम आने पर डेंसिटी में क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो टॉप से बॉटम आने पर कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के नाते आपका जो एटम होता है वो मैसिव होता जाता है, भारी होता जाता है। और उसी मैसिवनेस को हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, जिससे हमारी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है, डेंसिटी हमारी बढ़ती जाती है। अगर हम डेंसिटी को थोड़ा आम भाषा में देखें या थोड़ा जो है पब्लिकली देखें तो डेंसिटी जैसे कि वाटर है और वाटर में हम लोग क्या मिला देते हैं, पेट्रोल मिला देते हैं। तो पेट्रोल हमारा या बर्फ का जो टुकड़ा होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। ऐसा क्यों होता है? सारा फैक्टर डिपेंड करता है डेंसिटी पर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो फैक्टर है वो डेंसिटी का फैक्टर है कि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है इसलिए वो सेटल डाउन होता है। अदरवाइज आइस का या पेट्रोल का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लो करता है, फ्लोइंग करता है, तैरता है। तो इस प्रकार हमारी जो डेंसिटी है टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। बात करें मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमारी घटती जाती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारी जो है घटती जाती है। हमारी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंजेस देखने को मिलता है कि अगर हम बोरेन से एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ चलते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हमारी क्या होती है, घटती है, और बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हमारी जो है घटती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा फोर्थ और फिफ्थ होता है वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिर से क्या होता है, बढ़ने लगता है ये। और हमारा फोर्थ है क्या, फोर्थ इंडियम, और ये फिफ्थ हमारा क्या है, थाईलियम। यानी थर्ड से थर्ड चलते हैं, बोरेन से एल्यूमिनियम गैलियम तक चलते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारी घटती है। अदरवाइज जैसे जैसे हम इंडियम से थाईलियम की तरफ बढ़ते हैं हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिर से बढ़ने लगता है। और बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है हमारा वो बढ़ता जाता है कि जैसे जैसे हम बोरेन से एल्यूमिनियम की तरफ चलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता जाता है। मीन्स थोड़ा मेटालिक बिहेवियर जो है शो होने लगता है, जिससे बोरेन से एल्यूमिनियम की तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो पॉसिबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इससे जो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो बोरेन से एल्यूमिनियम की तरफ तेजी से बढ़ता है और फिर जो है गैलियम से इंडियम और इंडियम से थाईलियम की तरफ चलता है। ऐसा होता क्यों है? हाई आपका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है बोरेन से एल्यूमिनियम और गैलियम इंडियम और थाईलियम हाई रखते हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रखते हैं। यानी जब गैलियम इंडियम और थाईलियम की तरफ चलते हैं तो इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो कम होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है? वो है डी इलेक्ट्रॉनों की जो शील्डिंग होती है वो कम होने लगती है। डी इलेक्ट्रॉनों की जो शील्डिंग होती है वो कम होने लगती है। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट की, तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है हमारा वो घटने लगता है। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या? अगर हम बात करें कि हमारा कोई एटम है और ये न्यूक्लियस और प्लस यहाँ पर क्या है, वॉल पर आउटर मोस्ट सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर होता है हमारा इनर सेल। इनर सेल होता है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक शील्ड का काम करते हैं। यहाँ पर एक शील्ड का काम होता है, एक शील्ड का वर्क करता है। यानी अगर हम इनर सेल में देखें, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। बट इसमें काफ़ी चेंजेस या नॉर्मलिटीज जो है देखने को मिलती है जैसे जैसे हम ग्रुप में चलते हैं या
क्या नाम है पीरियड में चलते हैं। तो ये हमारा जो है इनर सेल मीन्स यहाँ पर एक शील्ड बनने लगती है, ये होता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। बात करें अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको सिंपली जेड इफेक्टिव भी बोला जाता है, कि हमारा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट घटता है तो हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है मीन्स जेड इफेक्टिव जो होता है वो बढ़ता जाता है। जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारा बोरेन से एल्यूमिनियम तक घटता है, और एल्यूमिनियम के बाद में हमारी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो बढ़ती जाती है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जब बढ़ती है तो यहाँ पर हमारा जेड इफेक्टिव जो होता है वो बढ़ता जाता है। इज ओके स्टूडेंट एट लास्ट? अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी और डाउट, प्लीज कमेंट इन द बॉक्स और पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 7052977241। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो इस थ्योरी में, आप हमारे इस पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रॉब्लम्स या कमेंट्स जरूर करिएगा। और अदरवाइज जो कुछ में रिमेनिंग पार्ट हैं हम लोग 5th लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो कुछ यहाँ पर डिमेरिट्स या अदरवाइज जो कुछ हो आप इम्प्रूवमेंट को लेकर के आप में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।